बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की अंदरूनी व बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत पर एक मरतबा फिर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत को महंगाई नजर नहीं आ रही, अगले इंतखाबात में हुकूमत भी अवाम को नजर नहीं आएगी। जबकि वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने सानेह मरी पर अफसोस का इजहार किया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म करने की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। इस बात का आपने काफ़ी मरतबा जिक्र किया इस प्रोग्राम में। क्या नवाज शरीफ साहब की मुल्की सियासत में वापसी होने जा रही है? नहीं तो मुल्की सियासत से वो निकले कब तक जो वापसी होगी। मुल्की सियासत तो मतलब उन्हीं के गिर्द घूम रही है। तो खान साहब जो हैं वो हमने तो बहुत दफ़ा गुजारिश की खान साहब से कि ये जो आपके आसपास लोग हैं सारे, ये जो हैं ये इनको इनके कामों पे लगाएं अपनी टीम को। और उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हुए हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं, लेकिन ये कि वो लोगों के सामने नहीं आ सके। अच्छा, अब सामने नहीं आ सके तो अ, वो कौन कौन से काम हैं, मतलब हमें अगर थोड़ा सा बता दिया जाए तो हम उन कामों को बिल्कुल उजागर देखें। जो कोविड के दौरान जो आज वज़ीर आज़म साहब ने स्पीच की, उसके दौरान जो मईशत को संभालने का फ़ैसला था, जो लॉकडाउन पे ना जाने का फ़ैसला था, वो तो एक बड़ा फ़ैसला था। लेकिन जी। उससे हट के अगर कोई भी और काम ऐसे हों, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने आज ये कहा कि हमें करना होगा, हमें करना चाहिए। हमारे अंदर बहुत नौजवानों में पोटेंशियल है, आईटी की बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये तो है, मगर वज़ीर आज़म साहब को अब अपनी टीम की अकाउंटेबिलिटी, मेरा ख्याल है अब टाइम नहीं है। और मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। ये मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई, उनके वज़रा से, टीम से बात थी, उनके लोग जो हैं वो खुल के बात कर लेते हैं, वज़ीर आज़म साहब के सामने बात नहीं करते। तो तवक्को इस बात की थी कि आज जो है वो असेंबली में, काबीना में, बाकी जगहों पे जो साने मरी, एक अलमनाक मरी तो नहीं है क्योंकि ये तो गाड़ियाँ मरी में तो नहीं सारे, ये 1 लाख गाड़ियाँ सारी मरी में तो नहीं रुक गई होंगी ना, आगे भी लोग निकल गए होंगे। तो मरी में लोगों को एक तरह से गुस्सा भी है, जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, कि यार सारा का सारा मरी पे डाल दी है, मरी के होटलों पे। और यही इधर उधर मीडिया पे भी जो बातें चल रही हैं, तो 1 लाख गाड़ियाँ सारी मरी में तो नहीं रुक गई थी, कुछ आगे निकल गए होंगे लोग। तो लेकिन वो बहरहाल चूँकि मैयतें यहाँ से मिली, तो इसलिए वो मरी के हवाले से बात की जा रही है। अच्छा, अब इसमें जो 2-3 बातें हैं वो अहम ये है कि एक तो देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ कानून कुदरत की, और मैं ये भी साथ कहता हूँ हमेशा कि इसमें कभी कभी कोई तफरीक अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होती कि यहाँ पे मुसलमान हैं, कि यहाँ पे कोई ऐसी कौम है जिस कौम को बहुत अल्लाह ताला, बनी इसराइल को भी यही गुमान था ना कि चोजन पीपल। लेकिन फिर जो कोड़ा बरसा अजाब का, तो उसकी जद में जो बनी इसराइल आए, वो बनी इसराइल जहाँ सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे और सबसे ज़्यादा अपनी नेमतें उसको उनको दी, और कौन सी वो मांगते थे चीज़ और आती थी उनके पास। लेकिन जब कोड़ा अजाब का आया, तो वो जो चोजन पीपल, हम तो हैं, बस हम ही हैं, हम तो हैं, तो उसके बाद वो ऐसा बरसा कि वो जो है वो फिर बरसता ही चला गया। और इसमें जो है ना, इसमें ये कोई तफरीक नहीं होती मज़हब की। मतलब इस बात को आप कैसे कहेंगे कि जी वो मतलब मदर टेरेसा जो हैं वो बड़ी खिदमत करती रहीं, लेकिन वो जो है वो जहन्नुम में ही जाएंगी, ये कैसे तय हो? उसका अल्लाह ताला का अपना एक
हिसाब किताब है। और ये जो आदमी है, ये आदमी इसने जन्नत में ही जाना है इसलिए कि ये मुसलमान है, लेकिन ये हर किस्म की हर किस्म का गुनाह भी करता है, झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है, दगा भी करता है, कातिल भी है, ये भी। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, आप देखिए ना उठा के कि ये खलीफा मुतसिम बिल्ला, उसको इल्म था कि हलाकू खान आ रहा है, उसको इल्म था, लेकिन उसके आसपास बैठे हुए थे ना लोग सारे जो मिले हुए थे। और जब बगदाद का सकूत बगदाद हुआ, तो ये बात मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि वो हलाकू खान ने बिठाया उसको सामने अपने और कहा कि ये जो सोने चांदी के जो बर्तन हैं इन्हें खाओ। तो मुतसिम बिल्ला जो है वो उसके बाद उसको जाहिर है कि उसमें लपेट के, कालीन में लपेट के घोड़े दौड़ाए थे उसके ऊपर, इस तरह मारा गया था, क्योंकि वहाँ पे एक रवायत थी कि ये खून गिरा ज़मीन के ऊपर तो ये नहुसत होगी। तो खलीफा मुतसिम बिल्ला को इस तरह मारा था। लेकिन उससे पहले कहा हलाकू खान ने उसको बिठा के, उसने कहा कि ये जो सोने चांदी के बर्तन है, ये जो तुमने जिनमें खाना खाते हो, इनमें इन बर्तनों को खाओ। इन बर्तनों से तुम अगर तलवारें तैयार कर लेते और नेज़े बना लेते तो शायद आज तुम बच जाते। तो उसको इल्म था। लेकिन मैं वही अक्सर कहता हूं ना कि वहां बहस हो रही थी कि कब हलाल है या हराम, जो हलाकू खान आ रहा था। और उलमा ये बहस कर रहे थे, दरबारियों में आपस में फूट पड़ी हुई थी। लोग जो हैं वो नहरें बनाओ बगदाद में, तो ये करो, तो जो आज तक होता है ना, अलिफ लैला और लैला बगदाद की जनाब, हजार दास्तानें लिखते हैं, जैसे बड़ा कोई वहां पे बड़े बड़े कोई पाकबाज किस्म का माहौल था। बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, उलमा थे, लेकिन बगदाद का माहौल जो था मुतसिम बिल्ला के दौर तक आने तक वो हकदार हो चुके थे कि उनको हलाकू खान का जो अजाब है आ जाए। और यहाँ पे जब नादिर शाह, तो मोहम्मद शाह रंगीले को तो पता ही नहीं था। मोहम्मद शाह रंगीले को तो वो तो घसियारे गए, सुबह घास लेने के लिए कोई 4-5 कोस, तो वो उनको पकड़ लिया नादिर शाह के फौजियों ने। तो मोहम्मद शाह रंगीले को तो पता ही नहीं था कि क्या, वो तो धुत पड़ा हुआ था नशे में, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। बात ये होती है सारी कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आहिस्ता आहिस्ता वो टीजर आपको देते हैं पहले, कुदरत तो कोड़ा बरसता है। तो ये जहां पर हम जा चुके होंगे ना इस वक्त कि जी अ, ये नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं था, घुमा घुमा के। और मैं ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मजमूई तौर पे ये, और ये मुसलमानों की बात भी नहीं हो रही, ये इन्होंने भुगता है ना, यूरोप ने दोनों बड़ी जंगें भुगती हैं। और हमने गलतियां की तो साजिशें हुई, गलतियां हमने की, उसके बाद अगर ना एडवांटेज लेता इंडिया, ये सकूत ढाका कहें या आप उसको मशरिकी पाकिस्तान की लगी, गलतियां हमारी थी, फ़ायदा उन्होंने लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो भी बैंकरप्सी में चले गए। वो उसका वो भी तो कहानी है ना। मतलब इंदिरा गांधी नहीं खींच सकी ना उसको, तो इमरजेंसी लग गई और कोलैप्स हो गई इकोनॉमी, के लिए 20 साल लगे बाद। एनीवे, मैं ये कहता हूँ कि और आज वहाँ जो कुछ हो रहा है, तो आज अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो भी, अगर हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन उस वक्त हमने शायद कुछ कुछ अरसे के लिए सीखा। अब देखें ना, ये सकूते ढाका के बाद जो है, या जो मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ है, तो उसके बाद कौम खड़ी हुई, कितना अरसा लगा, आइन बना लिया आपने। और फिर उसके बाद साथ ही क्या हुआ, 2-3 सालों में आपने न्यूक्लियर स्टार्ट किया अपना, ठीक है। और उसके बाद के फौरन बाद के वाक़े आते हैं ना, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम का भुट्टो साहब के दौर में आइन बन गया आपका, ये बन गया, वो चलता रहा सिलसिला। लेकिन जब गड़मड़ घोटाला, इधर से उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, गलतियां तो होती हैं इंसान से। एक बात यह है कि या तो उन गलतियों को एडमिट करके तौबा करे आदमी, मान ले पहले, तौबा तो उसको करेगा ना, पहले मान ले कि गलती हुई है। और
या फिर ये कि नीयत उसकी अच्छी हो और फिर कोई काम गलत हो जाए तो फिर भी तौबा इस्तग़फ़ार तो वैसे ही करता रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई माने ही ना लोग जहाँ पे कि हमसे कोई गलती हुई है, तो फिर उसके बाद जो है वो क्या बात की जाए। एनीवे, मेरा ख्याल था कि आज सारी जो गुफ्तगू है वो रहेगी कि सानिया मरी के बाद वहीं पे जो है वो उनकी तहकीकात के लिए कोई कमेटी बनेगी हाई लेवल पे या और कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। ये एफआईआर ऊपर कटी है। ये मैं आज जो बात कर रहा हूँ इसको मैं दोहराता रहूँगा। इन लोगों की एफआईआर कट गई, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रह गई, ये एफआईआर ऊपर कट गई है। ठीक है, इसकी जेआईटी भी ऊपर बनेगी। अच्छा, अब आप आ जाएं मुल्क की सियासत में और क्या है। नवाज शरीफ साहब की खबर हमने दे दी थी, जी जी पहले हमने बात की थी, और मुल्क की सियासत पे छोटी छोटी खबरें दो तीन दे देते हैं। काबीना का इजलास हुआ हाँ, है, बाकी काबीना के इजलास में बड़ी अहम जरदारी बातें साहब हुई आज हैं। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल, बात की जरदारी साहब अदालत से में बात पेशी हुई है। के बाद। छोटी छोटी दो तीन खबरें दे देते हैं, उसके बाद जरा चलते हैं, क्योंकि खित्ते के अंदर कुछ खित्ते के हवाले से भी छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन उन पर मैं डिटेल बात शायद आज ना कर पाऊँ, लेकिन हम टच कर लेंगे सारी सारी चीज़ों, कोशिश करेंगे टच करने। देखें, लोकल छोटी छोटी खबरें, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ये बात पहले भी हम कर चुके थे। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी नाअहलियत के लिए आज ख़त्म करवाने के लिए भी चली गई। नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, और आने के बाद वो जो अभी तक मैं गुमान करता हूँ एक आदमी एनालिसिस दे सकता है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और लेकिन जब भी आएंगे गिरफ्तार होंगे, तो उसके बाद उनका जो है वो इस्तकबाल करने के लिए पूरी पीडीएम और पूरा पंजाब और पूरा मुल्क और ये सारा, ठीक है, सही, वो सारा मौजूद होगा। और फिर वो ज़ाहिर ज़मानत और फिर पेशियाँ वो, लेकिन वो आएंगे वापसी उनकी तय। छोटी सी खबर ये हो गई। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब के जो आसपास बैठे लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में हैं, और नंबर गेम पूरा है। बात कर चुके हैं आप। अच्छा, ये बात तो पहले कह चुका हूँ, मैं बात दोबारा कह रहा हूँ, और ये खान साहब को इल्म है अब, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं ना इस पर। देखें, बिल पास मंजूर हो जाएगा गालिबन, बिल जो है वो गालिबन मंजूर हो जाएगा, ये जो मिनी बजट है या मिनी, लेकिन उसके साथ तहरीक अदम एतमाद की बातें चल रही हैं ना जी। और आज जरदारी साहब से पूछा गया, हामी भरी उन्होंने, जरदारी साहब ने कहा कि हाँ इस तरह हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हो सकती है। ये तीन चार बातें हैं, तीन चार बातों में से कोई एक चीज़ है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के तो एक माहौल बन रहा है, वो तो हो रहा है ना, उस तरफ चल रहा है शुरू। और ये तो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि उनको वापस ला के दोबारा इक़्तिदार में लाने की बातें हो रही हैं। तो ये तो मैंने तो नहीं बताया, ये तो किसी और ने बताया। किसने बताया उनको, ये उनसे पूछना चाहिए इमरान खान साहब को, या पूछना क्या चाहिए, डिटेल बताई होगी ना। तो खान साहब ने कहा कि लाने की बातें हो रही हैं, जो बिल्कुल बातें हो रही हैं, खान साहब ने कहा है, और जिस किसी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है कि बातें हो रही हैं। अब कैसे हो रही हैं ये खान साहब को उन्हीं से पूछना चाहिए, तो हम क्यों बताएं। हम तो सर इतना बता सकते हैं कि खान साहब आपके जो लोग हैं वो तहरीक अदम एतमाद में उन्होंने हामी भर ली है कि हम आपके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देंगे। ये हम तो इतना बता सकते हैं कि जी अगर इन हाउस तब्दीली आई तो दो सूरतों में होगी, या तो पीटीआई से ही कोई शख्स होगा जो इमरान खान साहब जानते हैं, और उन्हीं में से होगा जिनके बारे में कह चुके हैं कि ये इनमें से बनाओगे किसी, उन्हीं में से होगा, या तो पीटीआई में से कोई शख्सियत होगी, ठीक है, और या फिर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से होगी, ठीक है। अगर बाकी, फिर वो कहते हैं ना, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे होगा, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे होगा, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे होगा, तीन चार चीजें। अगर पीटीआई में से हुई तो वो मेन उनके वजीर होंगे कोई, ठीक है, वजीर और जिनको इन्होंने ओहदेदार बनाया है उन्हीं में से होंगे कौमी असेंबली के, ठीक है। और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी से कोई हुआ तो गालिबन जरदारी साहब खुद होंगे। अच्छा, जरदारी साहब जी, जरदारी साहब खुद। जो बात अटकी हुई है ना पीपल्स पार्टी की,
वो ये है कि जरदारी साहब खुद हों, रुकने कौमी असेंबली है ना, और जरदारी साहब अगर इस बात पे यानी इस तरह से सेटअप बन जाता है, क्योंकि वो जो पीटीआई के लोग हैं, वो जो पीटीआई की शख्सियात हैं, अब वो जो बात हुई थी ना, वो बात दुरुस्त थी, वो इमरान खान सबको इल्म है इस बात का। ये जो एक दफ़ा मरीम नवाज साहिबा ने बात की थी ना, हमसे लोग रब्ता कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। इनके लोग उन लोग रब्ता किया कि हमें जी टिकट की आप दें, गारंटी तो हम अदम एतमाद के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, वो बगैर टिकट के ही तैयार हो गए हैं अचानक से? वो ऐसे ही नहीं नहीं, कोई इसमें कोई और कोई फोन कॉल वाले नहीं है, वो वैसे ही तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं हमने अगला इलेक्शन भी तो लड़ना है, तो ये तो हम मतलब पिटेंगे अपने इलाकों में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, तो हम जो है वो हमारा तो कोई काम हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, फलां भी नहीं हुआ, और हम तो जो है वो मतलब है कि तालीमात से ही सुनते रहे हैं हमेशा। 4 सालों में काम तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके नतीजे में वो ये कहते हैं कि जी हम, अच्छा अब यहां पे फिर दूसरी बात कि अब ये डिस्कशन क्या हो रहा है। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, सारी शख्सियत इस्लामाबाद में, तो क्या इस्लामाबाद में क्या करते हैं, क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है ना, एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी अरूज पे है। अब उसमें जो है जरदारी साहब ने कहा कि मैं पीडीएम में नहीं जाऊंगा। जी, पीपल्स पार्टी, ये जरदारी साहब की गुफ्तगू को सुने और जरदारी साहब पे नजर रखें, जरदारी साहब पे, नवाज साहब पे नजर रखें। पीडीएम में वो नहीं जाएंगे, तो पीडीएम जो है वो पीडीएम में नहीं जाएंगे, तो पीडीएम अपोजिशन में रहेगी। यानी आप समझ लेंगे फिर दोबारा इस तरह से होगा कि इधर जरदारी साहब का कहना ये है कि मैं वजीर आजम के तौर पे, और उनके साथ नंबर गेम है, ठीक है, नंबर गेम पूरा पीपल्स पार्टी का। हाँ हाँ, पीटीआई के लोग बहुत सारे, पीटीआई के लोग खुद भी तैयार हैं और उस जरदारी साहब को सपोर्ट करने भी तैयार। इमरान खान साहब को पीटीआई के लोग ही गिराना चाह रहे हैं, ये कमाल की बात है, ठीक है। और ये जब गिरेगा ना पर्दा, तो इमरान खान सबको उस वक्त अंदाजा होगा कि क्या हुआ है, ठीक है। अभी उन्होंने कहा ना कि वापस लाके, अभी उन्होंने कहा कि वापस लाके ये कैसे हो सकता है कि बनाया जाए, ये कैसे हो सकता है बनाया जाए, तो ये लेकर तो आपने आना था, लेकर तो आपने आना था। फिर आपने कहा कि डिपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। फिर आपने कहा कि अच्छा शहबाज शरीफ की जमानत जो है उन्होंने जमानत दी थी तो उसको गिरफ्तार कर लो, ऐसे वो भी नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो आपके शेडो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूचर के, शहबाज शरीफ, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि यहां पर यानी ये जो बातें हैं इस वक्त तक हैं, इस वक्त तक चल रही हैं यहां पे, वो ये है कि इन हाउस अगर तब्दीली आ जाती है, ये मैंने कहा ना, इनमें से कोई एक फार्मूला, एक ना एक फार्मूला इन्हीं में से होगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। यानी कि इन फॉर्मूलाज पे पीटीआई डिस्कशन में, हो रही है। जी जी बिल्कुल बात हो रही है यहाँ पे आपस में, ये वो सियासी सरगर्मियां, और इमरान खान को एक, खान साहब को एक टक्की बत्ती के पीछे लग गया है। वो उनको थोड़ी सी अपनी शाम की मसरूफियात कम करनी चाहिए इमरान खान साहब को। बहरहाल वो, मैं बात यहाँ नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कि वो ज़रा एहतियात करें। अच्छा, तो उसमें मसला ये है कि वो 3-4 फॉर्मूलाज है जो 3-4 फार्मूलाज हैं, खासतौर पे जो हमारे भाई शहजाद वसीम साहब के घर जाते हैं ना वो शाम का, तो जो मुतात रहे शेख खान साहब, वजीर आजम साहब। अच्छा, 12, अब इसमें यह है कि वो इसमें एक तो ये कि वो जरदारी साहब आ जाएं, और जरदारी साहब उस वक्त वजीर आजम हों जब नवाज शरीफ साहब लैंड हों। अच्छा, और जरदारी साहब वो केसेस वापस लें, ठीक है। यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ वापसी का सफर, ये अभी ये चल रही है बात, ये सर। लेकिन चूंकि, अच्छा ये मत कहेंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं इस पे, इसमें भी एक कैच है। लेकिन मैं तो आपको जो कि ये एक तो ये मुमकिन है चीज, दूसरी मुमकिन ये है कि पीटीआई के अंदर से ही कोई आ जाए। अच्छा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग नून इन हाउस में इंटरेस्टेड नहीं है कि इन हाउस तब्दीली की सूरत में शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स है, वो अर्ली इलेक्शंस में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ये एक सेटअप बन जाए, जैसा भी बने और मानद साहब हुकूमत, इलेक्शन, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं, अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, और अल्लाह खैर सल्ला। अभी कोई नून में से शीन नहीं निकल रही, ना निकलेगी,
कितना अर्सा गुजर गया है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि फिर नून में से शीन, अब फिर शीन के पीछे लग जाते हैं, मीम के पीछे लग जाते हैं, कभी नून के भी कभी, भाई नहीं, अगर शीन को पकड़ो, फिर शीन को छोड़ दो, शीन हमारी पार्टी का है, अच्छा कि मरीम के पीछे चले जाएं, फिर मरीम साहिबा को छोड़ दें, फिर उनके पीछे, भाई आप यार ये इन्होंने इतना टाइम खान साहब का, उन्होंने या उनके वुज़रा ने और बाकी लोगों ने, कि वो कहते हैं कि वुज़रा एक हैं हमारे बड़े अच्छे नामवर वो रहमतुल्लाह आलमीन कमेटी में भी शायद उनके मेंबर में मैं, वो मुझे मिले, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं पहली दफ़ा वज़ीर आज़म साहब से मिला हूँ तमाम ज़िंदगी में। वो बड़े अच्छे मुदर्रिस है और बड़े वो टीवी पे भी आते हैं और काफ़ी, वो कहते हैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि मैं गया कोई बात करने के लिए, 1 घंटा दरसे कुरान सुन के आ गया। कहते हैं बात में कुछ और करने गया था, खान साहब ने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा तुम्हें मैं बताता हूँ, आपको तो पता है कुछ नहीं, कि मैं पूरा दरसे कुरान सुना, उसके बाद में वापस आ गया। तो खान साहब कहते हैं फिर मैं चुप हो गया, मैंने बात जो करनी थी वो मैं खान साहब से कर ही नहीं सका। तो आखिर में जो 1 मिनट रह गए तो खान साहब कहते हैं हाँ आपको कुछ आप समझ गए ना, इस तरह से है मजहब के बारे में पूरा, कहते हैं मुझे बताया, मैं चुप करके सुनता रहा। अब ये आखिरी, वो कहते हैं ना, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आखिरी 10 ओवर्स, 15 ओवर्स, 20, 10, 8-10 ओवर्स नहीं होते जिसमें आपको क्रीज से निकल के खेलना होता है, और ये भी ख्याल रखना होता है कि कैच आउट ना हो जाए। खान साहब क्रिकेटर है। अब 2 तारीख को चीफ जस्टिस जा रहे हैं हमारे इज्जत में आप गुलजार साहब, और उसके बाद जो है वो यानी उमर अता बंदयाल साहब होंगे, और सीनियर मोस्ट जो फिर उसके बाद जज होंगे वो काजी फाइज होंगे, जो बेंच बना करेगा। तो इस तरह से बनेगा सीनियर जजेस, जिनके खिलाफ कंपेन चलाई और रेफरेंस किया, और ये सारा कुछ हुआ। किसने किया, क्यों किया, ये अल्लाह जानता है। अच्छा, बहरहाल, और वो फैसला महफूज है अभी तक। महफूज फैसला तो रात के 2 बजे भी जारी हो सकता है ना, किसी दिन भी अचानक। तो वो देखें, उसकी उस पूरी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं थी। कौन सी कानूनी टीम थी, क्या था, खुदा जाने क्या था, आपको किसी को कुछ भी नहीं पता। तो बहुत सारे जो है ना गड़बड़ खान साहब को तो मशवरे दिए गए हैं। तो ये हैं छोटी छोटी सी चीजें जो यहां इस्लामाबाद में चल रही हैं। इनमें से एक चीज होगी, ये मैं आपको जरूर बताऊं, इनमें से एक चीज होगी, क्योंकि इस हद तक खुल के आगे चली गई हैं ना चीजें। मिसाल के तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने डाल दी बात, नवाज शरीफ साहब के वो पीपल्स पार्टी और पीडीएम का दोबारा शहबाज शरीफ साहब की बात, आपस में मुलाकात हो गई, वो अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे, इन हाउस तब्दीली, उसके ऊपर फार्मूला। पीटीआई के लोग खुल के रात को बैठे। मेरे ख्याल से खान साहब को अब बहुत ज़्यादा बताया भी नहीं जा रहा, या उनको इल्म है, वो खामोश हैं इस वक्त, क्योंकि उनको ये कि गवर्नमेंट गिर जाएगी। ऐसी गवर्नमेंट को जहां पर आपके लोग उधर जाके बैठे हुए हैं, तो आप फिर उसको क्या है, क्या रखा हुआ है। देखिए, हुकूमत जाती है ना, तो हम याद करते हैं कि यार ये नवाज शरीफ के दौर में ऐसे हुआ था, पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसे हुआ था। ये पहली दफा है कि हुकूमत मौजूद है और लोग, मतलब है कि कहाँ हुकूमत, मतलब होता है ना कि वो जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने, मतलब उनकी मौजूदगी में जिक्र शुरू हो गया होना। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि इमरान खान साहब के दौर में यार क्या हुआ, मतलब ये तो बाद में डिस्कस होता है ना, भाई नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ। ये इसी दौर में ही शुरू हो गई ये बात होना कि यार क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वजीरों ने खाद का क्या कर दिया, तो चीनी को क्या कर दिया, तो उसको क्या अंदर डिस्कस हो गया, खान साहब को बताया नहीं जा रहा। तो ये 4-5 चीजें हैं, इनमें से कोई एक चीज खान साहब नजर रखे। और खान साहब की बात वो इतला बिल्कुल दुरुस्त है कि लाने की बात हो रही है, इन्होंने खुद बात की ना कि लाने की बात हो रही है और ये कैसे हो सकता है, तो खान साहब को इतला है। लेकिन ये कि फिर उसके बाद फिर करें, एक्शन लें उस पर, उसको रोकें ऑल पाल। और उन्होंने कहा कि मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं फौज के साथ, तो होने भी चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर करें ना, उसकी पॉलिटिकल मूव्स तो हो रही हैं ना सारी, ये कैसे हो रही हैं, इनको देखें। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब जरा रीजन की थोड़ी बात करना पड़े, भाई इंपॉर्टेंट वक्त मिला हुआ तो फिर आखिर में कोई लोकल बात भी कर लेंगे। देखिए, बदकिस्मती से वो मीटिंग जो है रूस के नायब वजीर खारजा और वेंडी शर्मन की नाकाम हो गई यूक्रेन पे। कल दोबारा मीटिंग होगी, ठीक है। पहली मीटिंग जो है, मतलब 3 जगहों पे ना, ब्रसल्स, जिनीवा और वियना, 3 जगहों पे। तो पहली मीटिंग जो है वो नाकाम हो गई, और उसके बाद बड़े सख्त मैसेजेस आए दोनों तरफ से। दोनों अपनी अपनी जगह पर कायम हैं और मौजूद हैं यूक्रेन के हवाले से। रशिया किसी सूरत आगे
आने नेटो को आगे नहीं आने दे रहा और कह रहा है कि हमें जमानत दें, तहरीरी जमानत, जो आपने जबानी बात की थी 2008 में कि नेटो का ईस्ट की तरफ फैलाव नहीं होगा, जॉर्जिया की तरफ, यूक्रेन की तरफ, दोनों तरफ से हुआ, तो पुतिन ने एक्ट किया। ठीक है। अब कल मुलाकात होगी और इसी दौरान अमेरिका से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब मजीद जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है रशिया जो है वो अपने यूक्रेन के बॉर्डर्स पे भेज रहा है और अमेरिकन एडवाइजर्स, मिलिट्री एडवाइजर्स और सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर्स और ये सारे ऑलरेडी मौजूद हैं यूक्रेन में। कई मुल्कों के मिलिट्री एडवाइजर्स यूक्रेन में भी हैं, ठीक है, पोलैंड के मेरे ख्याल से कई जो नेटो के रुकन ममालिक हैं। अच्छा, तो वो यूक्रेन अपनी जगह पकड़ा है मामला, लेकिन काजाकिस्तान इस दौरान जो है, काजाकिस्तान में उन्होंने जो काजिक प्रेसिडेंट हैं तकेओव, उनका कहना यह है कि अगले 48 घंटों में सीएसटीओ की अफवाज बशमूल रशिया उनका विड्रॉल शुरू हो जाएगा, वापसी जी, ठीक। और ये विड्रॉल जो 2,500 से 3,000 के करीब रशियन फौज और बाकी थे, वो सारे के सारे यानी 48 घंटे यानी कल या परसों से विड्रॉल शुरू हो जाएगा और उनका कहना यह है कि 10 दिन के अंदर अंदर तमाम सीएसटीओ की फौजें वापस चली जाएंगी और काजाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। और मैं उन्होंने साथ अपने अवाम से जो खिताब किया है, उन्होंने कहा है कि मैं सितंबर तक मुकम्मल इस्लाहात लेकर आऊंगा, यानी मैं रिफॉर्म्स जिसके लिए लोग एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर निकले थे, सिस्टम चेंज करें, ये और काजाकिस्तान गरीब नहीं है वैसे मुल्क, बड़े उनके वसाइल हैं और बड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये कि बड़ा रकबा और आबादी कम, ऐसे तो मुल्क बहुत कम है दुनिया में, बड़े रिसोर्सेज और बड़ा खूबसूरत हमारा बरादर मुल्क है। तो सीएसटीओ की वहां से वापसी, तो वो साइड जो है वो वहां पर टेंशन तेजी से उभरी और तेजी से खत्म हो गई और पुतिन भी सकिन नहीं हुए, चाइना भी सकिन नहीं हुआ और काजाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है तेजी के साथ। दोनों मुल्कों ने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, चाइना और रशिया ने। खुश आइंदा। अच्छा, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई। साथ ही उसके बाद ये हुआ, कल जो है, कल का दिन इसलिए अहम कि चाइना और इंडिया के मुज़ाकरात हो रहे हैं दोबारा, 14वां राउंड। लेकिन इंडिया ने चाइना को इजाजत दे दी है अपने यहां इन्वेस्टमेंट करने की। अब ये जो बात है ना, ये कुछ उनकी यानी कि आप हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, ये जो अब बात है कि उनकी कंपनीज को इजाजत दे दी, पहले तो जो था ये था कि कंपनीज को इजाजत नहीं देनी, अभी हो गया कि कंपनीज को इजाजत देनी है। तो अब इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है, तो ट्रेड तो वैसे ही चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी जिनको गालिबन अमेरिका की तरफ से ये था कि आप इनको बैन करें, ये करें, वो करें, तो इंडिया की कोई मदद कुछ नहीं हो रही। लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस पैक्ट हो गया, यानी क्वाड क्या थी किसी को सर पे समझ नहीं आ रहा। तो क्वाड के 2 मुल्क जो हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, को डिफेंस पैक्ट हो गया और तारीखी पैक्ट हुआ है, और फिर इंडिया नहीं है उसमें। मतलब कभी ऑक्सस बन जाता है, कभी वो ये बन जाता है, कभी दाएं बन जाता है, बाएं बन जाता है। 2 मुल्कों का दौरा जो है, देखें ये जो इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन पे नजर रखें सब हमारे, ये हम भी तो, ये बहरा अरब जो है, कराची में जाते हैं तो ये जो क्लिफ्टन का साहिल है, तो ये इंडियन ओशन है ना, बहरा अरब आके जाके बहरा हिंद से मिल जाता है, ठीक है, तो ये इंडियन ओशन है सारा। अच्छा, अब बात ये सारी कि इसमें जो मैं बात पहले भी कह चुका हूं कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारा खेल ही इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक या सारा का सारा यहीं पे चल रहा है। तो 2 मुल्क ऐसे हैं, ये मैंने उस दिन भी बात की थी कि कोमोरोस गए हैं वो, तो कोमोरोस की इंपॉर्टेंस बताई थी कि कोमोरोस जो है वो एक बहरे हिंद में एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो है वो मुल्क है कोमोरोस, ठीक है, मडागास्कर के साथ ये बात की थी हमने। जी सर, मडागास्कर के साथ कोमोरोस है, और ये ज़हन में रखें कि ये जो मुल्क है ना, जो कि मौजूद हैं बहरे हिंद में, ये जो जजायर मुल्क हैं, इनकी बड़ी अहमियत है। कोमोरोस के बाद वो कहां है, मालदीव्स, उनके वजीर खारजा, और मालदीव्स आए, और मालदीव्स के बाद वो गए श्रीलंका, और श्रीलंका जब उनके चाइना के वजीर खारजा दौरा कर रहे हैं मालदीव्स और श्रीलंका का, तो सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन समेत 4
खलीजी ममालिक के वज़राए खारिजा चाइना में हैं 5 रोज के लिए तवील दौरा, मशरिक़ वुस्ता, अरब ममालिक और वहां पे कहां पे चाइना में। और चाइना में खुल के बात करें, रियासतें खुल के अपना जो है चाइना के अंदर, इधर वाशिंगटन भी, आगे भी, पीछे भी, वो अपने नए ब्लॉक्स, रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो मैं बार बार गुजारिश करता हूं खान साहब से, ठीक है, कि वो इन रीजनल ब्लॉक्स के अंदर अपनी जो वो अब जा रहे हैं चाइना, लेकिन वो तो विंटर ओलंपिक्स में जा रहे हैं ना, उसमें तो बेशुमार मुल्कों के लोग आ रहे हैं, मतलब है कि उसमें तो कई मुल्कों के सरबराहान भी नहीं जा रहे, वो तो अपने वज़ीर खारजा को भेज रहे हैं, वो तो ओलंपिक्स की सेरेमनी है ना, उसमें तो देखिए विंटर ओलंपिक शुरू होने पहले भी बात कर चुके हैं ना, प्यूटिन, और वहां प्यूटिन भी होंगे और मतलब बेशुमार तो बुर्दगान भी होंगे, ये भी बहुत सारी दुनिया होगी, तो वहां कोई वन ऑन वो कोई ऐसा थोड़ी हो रहा है, वो तो एक सेरेमनी है, उसमें बुलाया हुआ है। जब उनके ओलंपिक्स होते थे तो यहां से पहले बिलावल जाते थे, ये वो वाले ओलंपिक्स भी नहीं है, ये तो विंटर ओलंपिक्स हैं, ठीक है ना, तो जो जिनको हम ओलंपिक गेम्स कहते हैं वो तो असल में दूसरे ओलंपिक्स होते हैं, ये विंटर ओलंपिक्स हैं, इसमें सिर्फ वो खेल वो मुल्क उन मुल्कों की टीमें हिस्सा लेती हैं जहां पे विंटर गेम्स होते हैं, यानी आइस हॉकी या जहां पे बर्फ पड़ने, हमारे तो टीम उसमें नहीं जाती पाकिस्तान से, ये शायद जायज दफा कोई मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अमूमन हम जो हमारे हॉकी की टीम, बॉक्सिंग, ये वो हो सकता है विंटर ओलंपिक्स में जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अमूमन उन मुल्कों से टीम्स आती हैं जहां पे ज्यादा बर्फ में जो खेल खेले जाते हैं ना, वो उनकी टीम्स होती हैं। अच्छा, अब श्रीलंका जो है, ये मैं थोड़ी सी बात कर दूं, देखिए श्रीलंका और मालदीव, ये वो इसको आप, ये वो है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी थी ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ये नक्शा अगर देखें कि ये वो बेल्ट, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर ये सारे के सारे बहुत सारे मुल्क, ये नक्शा अगर देखें तो ये बहरे हिंद से तो दरमियान में श्रीलंका है, ठीक है, और श्रीलंका जो है वो श्रीलंका के पास ही अगर हम देखें उठा के तो नक्शे में तो हमें मालदीव नजर आ जाएगा, मालदीव और श्रीलंका तो बिल्कुल पास पास है, और दोनों जो हैं वो भारत से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। और इसको अगर हम देखें, मतलब इसको नक्शे को देखें, ये देखें, ये श्रीलंका, ठीक है, ये कोलंबो है, और इस नक्शे में लेकिन मालदीव हमें नजर नहीं आ रहा, कोई दूसरा नक्शा होगा तो उसमें नजर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें वो हमें मालदीव इसमें नजर नहीं आ रहा ये, लेकिन आप यहां ये देखें, अब आप ये श्रीलंका, ये इंडिया और ये मालदीव जी, ठीक है, तो वो मालदीव गए हैं और मालदीव के बाद श्रीलंका गए हैं। अच्छा, अब मालदीव के अंदर क्या सूरत हाल है, मालदीव जो है वो 2009 में इनकी मालदीव की एम्बेसी खुली चाइना में, 2011 में उनकी खुली, कोई पुराना चाइना और मालदीव का ताल्लुक नहीं है, मालदीव एक आप समझ लें कि जबरदस्त हमारा ब्रदर मुल्क है, मालदीव के साथ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं, और मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा मुल्क है, ठीक है, और उनकी सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो चलती है, बड़ी इकोनॉमी उनकी वो टूरिज्म पे है। तो वहां पर अब ये हुआ कि अगर आप मालदीव जो है वो बेल्ट एंड रोड के अंदर वो हिस्सा बन गया, और वहां पर जो है उनके जो पिछले सदर थे, वो उनके पिछले जो सदर हैं, जो मौजूदा सदर हैं, वो थोड़े से जो हैं वो आप समझें कि वो उनके बारे में तासुर ये था कि वो चाइना के से ज्यादा इंडिया के करीब है, और इससे पहले जो सदर थे उनके बारे में ये तासुर था, जो अब्दुल्ला यामीन थे उनके बारे में तासुर ये था कि वो चाइना के करीब है, और ये जो मौजूदा सदर हैं इब्राहिम साले, ये जो हैं ये उनके शायद खिलाफ हैं या क्या है पता नहीं, लेकिन 290 किलोमीटर इनका रकबा है, और जो है वो 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर समंदरों तक, वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, तो मालदीव की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, वो जो जजायर यहाँ पे छोटे छोटे और बिल्कुल बिल्कुल रिजोर्ट नहीं, ये स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पे भूल नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब जो इब्राहिम सालेह हैं इनके, लेकिन मैं जो बात यहाँ पे कहने जा रहा हूँ ना वो सिर्फ ये है कि वहां पर एक पूरी कैंपेन चली पिछले दिनों, और वो जो कैंपेन थी उसका नाम था गो इंडिया गो, मालदीव के अंदर, ठीक है, वो और वो चाइना के
फॉरेन मिनिस्टर के आने से पहले वहाँ पे पूरी कैंपेन चली कि यहाँ से इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चला जाए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा इलेक्ट हुए तो पहला दौरा उन्होंने गैर मुल्की मालदीव का किया। मालदीव बिल्कुल साथ है, तो मालदीव के अंदर ये डेवलपमेंट्स होना जो है वो उनके लिए इंडिया के लिए बड़ी अजीब सी बात है। इंडियन ओशन के अंदर चाइना खेल ही सारा ये ना कि तो वहाँ पर अच्छा। इसी तरह से श्रीलंका, तेज़ी के साथ आप देखें श्रीलंका में एक तनाज़ा खड़ा हुआ और वो तनाज़ा ये हुआ कि श्रीलंका का जो बैंक है, द वीक को हम यहाँ कोट कर देते हैं, श्रीलंका के बैंक ने पे कर दिया चाइनीज़ कंपनी को 6.9 मिलियन। और उसके बाद श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने दौरे के दौरान चाइना से कहा, राइटर्स को हम कोट कर रहे हैं यहाँ पे, कि जी अपनी जो डेट पेमेंट्स हैं, रीपेमेंट्स, उनको आप नज़रसानी करें। दौरे के दौरान उन्होंने कहा। और फिर ग्लोबल टाइम्स ने कंप्लीट इसके ऊपर एक डिटेल, क्योंकि हमन तोता पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में बात होती है ना कि ये जो डेट ट्रैप है कि जी हम कर्जों में फंस जाएंगे, वो जगह डिटेल्ड उन्होंने बात लिखी ग्लोबल टाइम्स ने। और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि श्रीलंका नीड्स कॉपरेशन विद चाइना विद डेट वूज। अच्छा, यानी उनको कॉपरेशन चाहिए, कर्जा भी बढ़ रहा है, रिफॉर्म्स भी हैं, और सारी दुनिया ये ताने दे रही है कि इसके दौरान जो है वो पता नहीं हम कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये मगरबी प्रोपेगेंडा है सारा। बड़ी वजाहत की उन्होंने कि ये मगरबी प्रोपेगेंडा है, हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम वहां पे रिफॉर्म्स भी करेंगे और हम इसको रीस्ट्रक्चर देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन साथ ही एनडीटीवी को कोट कर देते हैं, वो कहते हैं थर्ड कंट्री शुड नॉट इंटरफियर इन चाइना श्रीलंका टाइज, दरमियान में कोई तीसरा मुल्क ना आए। अच्छा, मालदीव जो है, मालदीव के बारे में भी बड़े कंसर्न्स हैं इंडिया में कि वहां पर जो है ये देखें ना, जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ चाइना की प्रेस रिलीज है कि मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद साले, ये इब्राहिम मोहम्मद साले जो हैं ये तो इंडिया के करीब, इंडिया का कहना ये था कि ये हमारे करीब हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम यहाँ पे कई मिलियन डॉलर्स की जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपका एयरपोर्ट तामीर करेंगे। मालदीव जो है वो अच्छा, श्रीलंका की जहन में रहे कि जब वहाँ पे खाना जंगी थी जिस ज़माने में, हम मैंने कहा ना थोड़ी थोड़ी सी बात करके निकलते हैं आगे। जिस ज़माने में खाना जंगी हो रही थी तो उस ज़माने में खाना जंगी ख़त्म करवाने में चाइना ने वेपन्स तक अपने दिए थे उस खाना जंगी को ख़त्म करवाने में। ठीक है, तो श्रीलंका और चाइना के इस एक, श्रीलंका एक ज़बरदस्त पुरानी तारीख, सैलोन है ना, सैलोन है जिसको सैलून कहते थे, रेडियो सैलून। अच्छा, तो बात ये एक ब्रेक ले लेते हैं तो उसकी पुरानी टाइज, यहां से रुकते हुए लोग जाते थे आगे चाइना तक, और ये बंदर, ये पुराने जजायर जो है इनकी, लेकिन अब जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनकी यहां बढ़ गई और यहां चाइना का असर जो है। और साथ ही ये खबर आना कि इंडिया ने ये ऑफर किया है कि हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और कल जबकि उनका डायलॉग होने जा रहा है और वो हॉट स्प्रिंग के ऊपर बात होगी कल, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस पर बात करते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब। अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए मुज़ाकरात ये दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन जो माहौल बना हुआ है मजमूई तौर पे, उसमें शायद चाइना कंसेशन दे, लेकिन फिर वो इसलिए कंसेशन देगा कि इंडिया को वो अमेरिका से दूर करे। और यहां पर अब देखना यह है कि इंडिया किस तरह से अपनी डिप्लोमेसी को आगे लेके चलता है। सर, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके आपसे बात करेंगे मजीद खिते की मामलात पर। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, चाइना और भारत के बीच जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस पर बात कर रहे थे कि अगर कंसेशन चाइना देता भी है तो उसके पीछे मकासद जो हैं वो अमेरिका से दूर करने के होंगे भारत को। देखें, इंडिया कंटेन हो गया अभी तक, इंडिया कंटेन हो गया, चाइना की कंटेनमेंट का तो इल्म नहीं है। लेकिन श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तो इंडिया की कंटेनमेंट हो गई है जी। और उसकी वजह यह हुई है, उसकी वजह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की गड़बड़ नहीं है। मैं हमेशा मतलब तारीफ करता हूं उनके फॉरेन मिनिस्टर की, जयशंकर की, बड़े मुश्किल हालात में उनकी एक फॉरेन पॉलिसी, लेकिन वो उसका फिर वहां से जो मोदी सरकार की इमेजेस आती हैं और ये कातलाना हमला हो गया, कत्ल की कोशिश हो गई, बिपिन रावत का कुछ नहीं पता,
नारे लगा दो वहाँ पे, जेनोसाइड कत्लेआम के नारे लग रहे हैं जलसे में, फौज के अंदर एक रेशियल बगावत, तो डिस्क्रिमिनेशन ये भी है डॉक्टर ब्यूरोक्रेसी, साहब। मतलब अजीब सी सूरत हाल है वहाँ पे। वो हिंदू और क्रिश्चियंस और मुसलमान और बाकी जाते हैं, वो सब बेजार अजाब में बैठे हैं कि ये क्या मुसीबत हो गई है। तो रोज़ कोई ना कोई इसी किस्म की कोई डेवलपमेंट होती है। आप देखें डेवलपमेंट वहाँ पे कोई और ख़बर आती नहीं है सिवाय इसके कि इसको मार दो, इसको ये कर दो, ये मुसलमान था, ये निचली ज़ात का था। अब इस पूरी पिक्चर में वो कंटेनमेंट हो गई है। और उसमें एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि जो चाइना के एम्बेसडर श्रीलंका में थे, वो नॉर्दर्न श्रीलंका में, चाइना कम्युनिस्ट मुल्क है और वहाँ पर जाहिर है कि बुद्धिज़्म है, कन्फ्यूशनिज्म है, दाओइज़्म, बाकी जो मज़ाहिब हैं वो वहाँ पे हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिलीजियसली अपने आप को पीछे रखते, कम्युनिस्ट। लेकिन शी जिनपिंग जो है वो इंटरेक्ट उन्होंने करना शुरू किया है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ भी। तो श्रीलंका का जो शुमाली इलाका है, वहां पे चाइना के एम्बेसडर जनाब उस इलाके में पहुंच गए जहां तामिल हैं, और वहां पे पूजा पाठ में हिस्सा लिया उन्होंने। अच्छा, अब मसला ये है कि और उन्हीं के कपड़े पहन के अब चाइना के एम्बेसडर वहां पहुंच जाए, और ये मैंने आपसे कहा ना कि तामिल और ये सारा इलाका, तो ये इसको अब ये देखें, यानी चाइना के एम्बेसडर हैं श्रीलंका में, देखें अब आप। तो अब ये श्रीलंका है, अब इसको इंडिया में कैसे देखा जा रहा है? बात ये है कि इंडिया में कैसे देखा रहा है? एक मिनट यार, ये क्या है भाई? मतलब हम ऊपर तिब्बत को देख रहे थे, ये नीचे क्या हो रहा है, जनूब में क्या हो रहा है, शुमाल जनूब, आगे पीछे दाएं बाएं, देखिए ना। अब इशू ये है कि इस पूरी, तो ये सिलसिला सारा शुरू हो गया है चारों तरफ, और साथ ही फिर उन्होंने श्रीलंका के हवाले से ही, चूंकि सबसे ज्यादा बात चल रही थी, हमत होता के पोर्ट के हवाले से, एक और पोर्ट भी के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है उन्होंने। श्रीलंका में इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन वो बेकार हो जाएगी, इसको चाइना ओवररन कर जाएगा वो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो प्रेसिडेंट यामीन के दौर में तो ये था ना कि चाइना के हैं, तो लेकिन अब वहां पर ये पूरी नारे लगना मालदीव के अंदर कि गो इंडिया गो, और उसके साथ ही श्रीलंका के अंदर ये क्लियर करना चाइना का कि बिल्कुल आपके अंदर मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल इसलिए हैं कि आपको मगरिब ने कॉलोनी की तरह डील किया माजी में, और ये प्रोपेगेंडा है हमारे बारे में। जो हम्बनतोता पोर्ट सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं जिक्र हो रहा है, तो एक हम्बनतोता पोर्ट एक टेस्ट केस भी है इस वक्त, चाइना के लिए भी और हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी, कि हम्बनतोता पोर्ट जो है, क्योंकि मगरिबी कहता है कि जी चाइना ने जो लोन्स दिए तो असल में उन्होंने कब्जा कर लिया। वो श्रीलंका, हम्बनतोता पोर्ट और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है ना चाइना की, तो उसमें श्रीलंका एक टेस्ट केस है कि समझें, ठीक है मगरिब क्या कह रहा है और वो क्या कह रहे हैं, इसमें हम भी बात करेंगे एक दिन में, कि जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ये इन्वेस्टमेंट क्या एक आप समझें कि वो लैंड ग्रैबिंग हो गई जो अमेरिका कह रहा है, डेट ट्रैप है, या ये है कि ये कुछ और है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। चाइना ने आज पूरा क्लैरिटी के साथ कहा है कि ये प्रोपेगेंडा, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पूरा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, कि डेट ट्रैप हो रहा है और ये हो रहा है, और उनके पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं करने के लिए, हम तो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हम अगर ये नहीं करते तो वो जो अपना बना रहे थे बीआरआई के मुतबादिल, वो क्या चीज़ थी। और डेट ट्रैप में तो आईएमएफ लेकर आती है मुल्कों को, तो आईएमएफ पकड़ती है, ये तो इनका मॉडल है, हमारा तो मॉडल ये नहीं, हम तो मॉडल, हमारा तो इन्वेस्टमेंट है। तो ये चाहते हैं कि हम अफ्रीका पे ना इन्वेस्टमेंट करें, हमारा बीआरआई ना हो, ये ना हो, वो ना, इसलिए इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है। तो साथ ही उन्होंने कहा लेकिन ये रिफॉर्म्स होंगी, वो भी हम मॉनिटर करके, हम श्रीलंका जितने अरसे वो कॉलोनी बना रहा है वेस्ट की, उससे ज्यादा दुनिया में तरक्की करेगा श्रीलंका, और हम एक मॉडल बनाएंगे श्रीलंका को वहां पे इन्वेस्टमेंट करके कि किस तरह एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जो है वो खड़ा होता है। तो ये चाइना की तरफ से, क्योंकि मुस्तकिल ये देखें ना, अभी अच्छा अब इंडिया का, तो ये देखें ना, ये जो जजायर हैं सारे, अब ये जितने जजायर हैं, जजायर मुल्क हैं, ये सारे मुल्क हैं जो बाकी तो छोटे छोटे जजीरे हैं ना, ये सॉवरन मुल्क हैं। अब मालदीव और जो ये है श्रीलंका, श्रीलंका, बस श्रीलंका के साथ तो प्रॉपर एक वहां पर सिविल वॉर चली, उसके बारे में बात करेंगे, और अब क्या सूरत हाल है पॉलिटिकल। लेकिन मसला ये है कि वहां पर बहुत अरसे इंतजार किया मालदीव में उन्होंने कि किसी तरह से प्रेसिडेंट यामीन की गवर्नमेंट चली जाए और नए
साले प्रेसिडेंट साले आ जाएं, क्योंकि वो प्रो इंडिया हैं। वहाँ पे गए सारे, मोदी साहब ने मुलाकात की, अनाउंसमेंट की, हम आपका एयरपोर्ट तोसी करेंगे, ये करेंगे। इस पर डिटेल बात करेंगे, वक्त कम है। लेकिन असल बात ये कि यहाँ ये इलाका जो निकलना है ना, ये इंडिया के वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऐसे फंस गए हैं कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, ये कोई आज की स्ट्रेटेजी नहीं है। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और ये कोई 20 साल 25 साल, एक बंदरगाह दूसरी तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना करना था, तो कंटेनमेंट ऑफ इंडिया हो गया इंडिया हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और ये जो कंटेनमेंट जो है ना, अगर कंटेन चाइना कर जाओ, लड़ाई हुई फ्यूचर में जी, तो फिर वो होता है ना, मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि इधर से, क्योंकि आपने अंदर महाज खोले हुए हैं, तो स्पेनिश वॉर वाले इधर से एक, इधर से ये एक, इधर से एक, इधर से फिफ्थ कॉलम खड़ा हो गया, अंदर से बगावत। उससे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बचना है। और हमारी दुआ है कि कल इनके मुज़ाकरात चाइना के साथ कामयाब हो, बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जंग किसी मसले का हल नहीं है जी। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।